की प्रमुख की दावेदारी को आपकी पार्टी ने क्यों वरीयता नहीं दी? मान प्रमुख है राजीव कंडारी, उनको समर्थन किन शर्तों पर दिया? राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जो सीधा सीधा भाव था कि आप पार्टी के कार्यकर्ता थे तो आपको नॉमिनेशन नहीं करवाना चाहिए था जब पार्टी ने अधिकृत कर दिया। उस सड़क के लिए जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य अनिल चौहान जी को शासन को अल्टीमेटम देना पड़ा। जो आरोप आपके विपक्ष के लोग लगाते हैं कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही, जनप्रतिनिधियों के काम नहीं हो रहे, वो तो आपका ये कदम तो उन आरोपों की पुष्टि करता है। मतलब अधिकारी आपकी सरकार के, आपके जनप्रतिनिधियों के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। काम कराने में सक्षम नहीं हूँ तो मुझे अपने पद में रहने का कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया मैं रिजाइन करके और अपने व्यक्तिगत काम। सीनियर मोस्ट जिला उपाध्यक्ष रहे आप और आप अध्यक्ष पद तक नहीं पहुंच पाए। अगर हम गुटबाजी में फंसते हैं तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सदैव किसी एक व्यक्ति की चलेगी। पार्टी ने मेरे नाम पर विचार नहीं किया। इस समय मैं भी दावेदारी में था, पिछली बार भी अनिल चौहान पार्टी से इतर निर्दलीय प्रत्याशी के साथ उस चीज को समाज ने देख लिया और वो गलती दोबारा होती तो समाज स्वीकार कर लेता है कि ये तो होता रहता है। इसके माध्यम से हिंदू समाज को तोड़ने का, हिंदू समाज को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद का जो मामला है, ऐसे मामला 2018 में भी एक आया था। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर भट्ट। 12 मास पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। पॉडकास्ट की सीरीज में जो आज के हमारे मेहमान हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लगातार 3 बार जिला उपाध्यक्ष रहे और संगठन में विभिन्न दायित्वों को उन्होंने निभाया है, विशेषकर युवा मोर्चा में। और वर्तमान में आप जो हैं जनपद टिहरी गढ़वाल की विकासखंड भिलंगना से क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। तो मेहमान हमारे अनिल चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, और धन्यवाद देता हूं मैं आपके इस 12 मास चैनल का। आपने इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बनाई है जो पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों की बात को समाज के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। इससे एक अलग ही ग्रेस आता है, मतलब समाज में भी। और हमारा जो शहर है, इससे लगता है कि हमारा शहर एक डिजिटल दौर की तरफ जा रहा है। और ये आपने बहुत सुंदर शुरुआत करी। सबसे पहले आपने इसकी शुरुआत करी है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब धन्यवाद। चौहान जी, कई दायित्वों तक आप पहुँचे पार्टी में, भाजपा से लंबे समय से जुड़े हैं। तो हम शुरुआत थोड़ा इस तरीके से करना चाहेंगे कि राजनीति में आना कैसे हुआ आपका, किस तरह से जो है राजनीति में प्रवेश किया आपने, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। मेरा भी ऐसा कोई मन नहीं था कि कभी राजनीति में आना है, या ऐसे कहीं सोचा नहीं था मैंने कि बचपन से मेरा कोई ऐसा थीम था कि मैंने राजनीति में जाना है। लेकिन समाज सेवा का जो भाव था वो मेरे से पहले से मेरे अंदर था। जब मैं अपने इंटर तक की पढ़ाई भी मैंने करी तो मैं वहाँ पर भी लोगों के बीच में मदद करता रहता था। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए डिग्री कॉलेज में आए तो मैं एबीवीपी से जुड़ा। एबीवीपी से शुरुआत करी, वहाँ मैं नगर मंत्री रहा। उसके बाद ऐसे एबीवीपी के साथ रहे, चुनाव लड़ाने का काम करते थे, अपने जो संगठन को मजबूत करने का काम करते थे। एकाएक जब मैं लास्ट ईयर में था तो पार्टी संगठन ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, जबकि मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा या इस तरह की कोई तैयारी थी। मैं अचानक से थोड़ा सा मैं भी वो हो गया कि मैंने कहा ये क्या हो गया कि मुझे चुनाव लड़ना है, वो भी अध्यक्ष पद पर। तो जैसे तैसे करके फिर, क्योंकि चुनाव का अनुभव तो था ही पहले से चुनाव लड़ाने का, मैंने उसको सभी अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का और अपने जो साथी थे उस समय एबीवीपी में, उनका कहना माना और मैं अध्यक्ष पद के लिए दावेदार बन गया। और अध्यक्ष की दावेदारी, क्योंकि मेरी पहले से कोई तैयारी नहीं थी, मुझे उन 2 महीनों में इतनी तैयारी करनी पड़ी। बरसात के मौसम में लगभग यहाँ पर चुनाव होते हैं। बिल्कुल। और जो यहाँ पर जो चुनाव का जो एरिया है वो लगभग जो है, जितना विधायक के चुनाव में आदमी को घूमना पड़ता है, उतने ही छात्र संघ अध्यक्ष को घूमना पड़ता है अपनी कन्विंसिंग करने के लिए, क्योंकि प्रत्येक गांव से वोटर होता है। चाहे जो एक वोटर भी होगा तो उसके पास भी जाना पड़ता है, और किसी गांव में अगर 10 वोटर है तो उसके पास भी जाना पड़ता है। यहाँ तक कि प्रतापनगर क्षेत्र का भी कुछ हिस्सा इस महाविद्यालय से जुड़ा हुआ है, और उधर से जो है अपने रुद्रप्रयाग से भी जो लगता हुआ एरिया है, ये चिरवटे से, उधर से भी लोग आते हैं। तो इतना बड़ा एरिया घूमना पड़ता था। तो वो उस समय का जो मुझे याद आता है, इतनी मेहनत हमने उस 2 से ढाई महीने में करी कि उस समय बरसात में चप्पलें पहननी पड़ती थी, तो वो चप्पलों से घिस घिस के पैरों से जो है मतलब खून निकल जाता था, क्योंकि घूमना पड़ता था और बरसात का मौसम था, पाँव में पानी लग जाता था। तो करते करते हमने मेहनत करी, तो मुझे एहसास नहीं था कि मैं चुनाव जीत सकता हूँ,
क्योंकि तैयारी मेरी पहले से नहीं थी, लेकिन उन 2 महीनों में हमने बहुत तैयारी करी और परिणाम स्वरूप ये रहा। और लोगों के बीच में और जो जो छात्र थे उनके बीच में हमारी पहले से अच्छी वो पकड़ बना रखी थी। तो चुनाव परिणाम हम छात्र संघ अध्यक्ष बने और वहाँ से मेरे राजनीतिक इस सफ़र का शुरुआत हुई और लगातार अब धीरे धीरे संगठनों के पदों पर रहकर आज मैं क्षेत्र पंचायत का सदस्य हूँ। तो अब चौहान जी, अब आपका जो वर्तमान पद है उसी पर आते हैं। हम आपके बारे में देख रहे थे और हमने उस दौरान भी देखा जब भी पंचायत चुनाव पिछले साल 2025 में हुआ था, तो आपके बारे में ये था कि जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है पौनी, वहाँ पर आपका शुरुआत में ये हो गया था कि आपका निर्विरोध आपको वहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचन लगभग ये माना जा रहा था कि तय हो गया। पर उसके बाद क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ कि वहाँ पर आपको प्रॉपर जो है चुनाव लड़ना पड़ा, और हालांकि आप उसके बाद जीत कर आए, तो वो घटनाक्रम हुआ क्या था? देखिए भट्ट जी, मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ। मैं सुबह भी मतलब जब अपने दिन की शुरुआत करता हूँ तो सुबह पूजा पाठ से अपने दिन की शुरुआत करता हूँ और ईश्वर को बहुत मानता हूँ मैं। तो कभी कभी ईश्वर भी जो है आपको अपनी शक्ति को पहचानने के लिए कुछ ऐसे घटनाक्रम करते हैं कि आपको जो है उसमें संलिप्त होना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र की इच्छा थी कि मैं वहाँ से निर्विरोध चुन के जाऊँ और मेरी प्रमुख की भी दावेदारी थी, तो इसलिए वहाँ पर सामंजस्य बैठ गया था। तो लगभग जो है मैं लगभग फाइनल हो गया था कि मैं क्षेत्र पंचायत निर्विरोध बन गया हूँ। लेकिन मैंने कहा कि ईश्वर जो है आपको वो कहता है कि भाई आपको अपनी क्षमताओं को भी पहचानना है। तो जब ऐसी घटनाक्रम हुई, बहुत बड़ा एक तरफ से षड्यंत्र टाइप से भी हुआ। मैं अभी उस चीज़ को ज़्यादा बारीकी में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन लड़ते लड़ाते लास्ट में बहुत मुकाबला फाइटेबल हो गया, क्योंकि जो मेरे अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे वो कभी दूर दूर तक राजनीति में उनका कोई वो संबंध नहीं था। और शायद मुझे लगता है कि शायद आगे हो ना हो, लेकिन तब तक उनका कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वो एक इंजीनियरिंग क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति था। और मजे की बात क्या है कि मैं तो लगातार 15 सालों से जो क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुकाबला बहुत कंट्रास्ट हो गया था। बिल्कुल। लेकिन ईश्वर हमें शक्ति देता है कि भाई आपको आसानी से कोई चीज़ मिल जाएगी तो उसकी अहमियत नहीं होती है। तो मैं आज क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में वहाँ पे काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ और जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं उससे भी ज़्यादा होकर लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और सार्वजनिक कामों के साथ साथ मैं सोचता हूँ कि अगर लोगों के छोटे मोटे अगर व्यक्तिगत काम भी अगर मेरे इस पद से अगर हो जाते हैं तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और जनता इस समय काफ़ी मेरे से खुश है। अब उसका पता तो आगे 5 साल बाद लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी लोगों के बीच में जो रुझान है, मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ अपने काम से। अब जो आपने बोला कि वहाँ पर जो कुछ ऐसा घटनाक्रम किया गया और आपकी प्रमुख की दावेदारी थी, मेरा दूसरा सवाल वही था। कुछ लोगों का उसमें ये कहना है कि ये वो एक प्रॉपर तरीके से जो है ये चीज़ें करी गई थी कि अनिल चौहान जी यहाँ पर चुनाव फाइट करें, और उससे आपकी प्रमुख की दावेदारी पर असर पड़ा। पर प्रमुख की दावेदारी के दौरान एक घटनाक्रम हुआ, उसको पूरा भिलंगना ब्लॉक जानना चाहता है कि लगभग 2 कैंडिडेट थे, दोनों कैंडिडेटों के अपने कैंप तैयार थे और अनिल चौहान जी अलग चल रहे थे, और अंत समय तक ये लग रहा था कि डिसाइडिंग फैक्टर अनिल चौहान है। तो उसमें मेरा सवाल एक तो ये है सर कि आपकी प्रमुख की दावेदारी को आपकी पार्टी ने क्यों वरीयता नहीं दी, और दूसरा वो घटनाक्रम हुआ क्या, और अंत में आपने जो है जो वर्तमान प्रमुख है राजीव कंडारी, उनको समर्थन किन शर्तों पर दिया? भट्ट जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है और उस समय भी जो दोनों कैंडिडेट थे वो लगभग दोनों भाजपा के, दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, सॉरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो राजनीति हो या कोई भी विषय हो, इंजीनियरिंग से लेकर हो या मेडिकल क्षेत्र से, जैसे मान लो कोई बच्चा मेडिकल में अपनी तैयारी कर रहा है तो उसको तभी उसका परिणाम निकलेगा जब वो उसकी परीक्षा देगा या उसकी परीक्षा देने की कोशिश करेगा। मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। राजनीति में परीक्षा होती है चुनाव, बिल्कुल। तो मैं भी उस परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। उस परीक्षा के अंत तक मैंने भी नॉमिनेशन फॉर्म अपना जमा किया, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरी परिवार है। भारतीय जनता पार्टी परिवार को नहीं, हम माँ मानते हैं, संगठन को हम माँ मानते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में
जो दो और कैंडिडेट थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, मेरी भी दावेदारी थी। तीनों का नाम जिले में या प्रदेश स्तर तक चर्चा में गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया कि राजीव कंडारी जी को इस बार ब्लॉक प्रमुख का दावेदार बनाना है। तो मेरा भी यह फर्ज था कि मैं भी अपने संगठन की मदद करूं। संगठन के साथ गद्दारी करने का मतलब होता है कि अपनी माँ के साथ गद्दारी करना। तो उसी भाव के साथ, ऐसा कोई वो नहीं था। लोगों ने बहुत सारे राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जो सीधा सीधा भाव था कि अगर पार्टी ने राजीव कंडारी जी को टिकट दे दिया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अपनी पार्टी को मैं भी मजबूत करूं। इस पर लोगों का वही जो आपने बोला कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वही लोगों के मन में ये कंट्रोवर्सी होती है कि भाई यदि आप पार्टी के कार्यकर्ता थे तो आपको नॉमिनेशन नहीं करवाना चाहिए था। जब पार्टी ने अधिकृत कर दिया था, आपने नॉमिनेशन भी करवाया, अंत में समर्थन दिया, तो इसलिए कंट्रोवर्सी है। तो जो आपने क्लियर किया कि भाई मैंने पार्टी के बिहाफ पे समर्थन दिया राजीव कंडारी जी को, यही है ना? हाँ, निश्चित तौर पर देखो, उस समय आदमी हर कोई सोचता है, मैंने जैसा कहा कि परीक्षा होती हो, मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना फॉर्म परीक्षा में जमा करूं। लेकिन राजीव कंडारी जी हैं, हमारे इसमें ब्लॉक प्रमुख हैं, बड़े हृदय के आदमी हैं। वो मेरे घर पर आए, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी, और मेरे से वो बहुत सीनियर है, 20 साल बड़े हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि यार इस समय मैं अगर बड़े भाई की अवहेलना करता हूँ तो कल के दिन में हो सकता है मेरा छोटा भी मेरी कोई अवहेलना करेगा। कल के दिन अगर मुझे भी कई ऐसी कंडीशन को झेलना पड़ेगा तो मैं उस दिन उदाहरण तो दे सकता हूँ कि भाई मैं भी उस दिन दावेदार था, मैंने भी अपने बड़े के लिए अपना सेक्रीफाइस किया। अब चौहान जी, चूंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, आपके ब्लॉक प्रमुख हैं जी, आपके जिला पंचायत सदस्य हैं, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जी, आपके विधायक हैं, आपकी सरकार राज्य में केंद्र में है। अभी कुछ समय पहले एक प्रकरण आया आपके यहाँ एक सड़क का। जी, अब उस सड़क का शायद 4-5 किलोमीटर का पैच था वो, जी, और उस सड़क के लिए जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य अनिल चौहान जी को शासन को अल्टीमेटम देना पड़ा, और उसमें बाकायदा आपने घोषणा की कि मैं जो हूँ अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो ये कमी किस स्तर पर रह रही चौहान जी कि भाई सारे जनप्रतिनिधि तो आपके हैं, तो ये तो आप, अब जब आपके साथ ये स्थिति हो रही तो फिर जो आरोप आपके विपक्ष के लोग लगाते हैं कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही, जनप्रतिनिधियों के काम नहीं हो रहे, वो तो आपका ये कदम तो उन आरोपों की पुष्टि करता है। नहीं, देखो, मैं सबसे पहले तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं थी। असल में किसी भी चीज़ की जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी डीपीआर बनती है, उसके आंकड़न इकट्ठे किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को करते करते विभाग ने लगभग 4.5 साल ले लिए। तो मैं सरकार को इसलिए, अगर ये सरकार स्तर पे अगर मेरी डीपीआर अगर शासन स्तर पे गई होती और वहां से काम नहीं होता तो अगर मैं करता तो कहा जाता कि मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ। लेकिन जब सरकार तक वो सूचनाएं, समझ लो, मैं वो डीपीआर पहुंची नहीं, तो सरकार को कैसे दोष दिया जा सकता है कि ये नहीं हुआ। इसमें एक मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। जी, जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जी, पर इसमें एक सवाल तो दूसरा भी उठता है ना कि अधिकारी, इसका मतलब अधिकारी आपकी सरकार के, आपके जनप्रतिनिधियों के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी भी तो जनप्रतिनिधियों को, जो बड़े पदों पर जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे को भी यही लग रहा था अंदर से कि मुझे बने हुए भी आज जब मैंने वो अल्टीमेटम दिया था लगभग 9 महीने का समय हो गया था, और उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। तो अगर मैं काम नहीं करवा पा रहा हूं तो मैं भी सक्षम नहीं हूं। इसलिए मैंने वो अल्टीमेटम दिया था कि अगर मैं काम कराने में सक्षम नहीं हूं तो मुझे अपने पद में रहने का कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया मैं रिजाइन करके और अपने व्यक्तिगत काम करूं। तो इसलिए मैंने वो अल्टीमेटम वहां पर दिया था, और वहां पर शासन विभाग के लोग भी फिर थोड़ा चौंके, उन्होंने भी थोड़ा इसमें तेजी दिखाई, और उन्होंने बहुत ही जल्दी 3 दिन के अंदर उन्होंने जो डीपीआर शासन को भेज दी थी। और अब ये शासन में चल रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हम अभी तो हमने वो 1 किलोमीटर का ही वहाँ पर पैच मांगा था, सड़क मांगी थी, क्योंकि जो जकेड़ गांव है वो बिल्कुल मेरे क्षेत्र में कटा हुआ क्षेत्र था। वो रोड तो चारों तरफ से थी, वो वाली स्थिति हो गई थी कि भाई पूरी चारों तरफ जो समंदर है लेकिन आदमी प्यासा है। तो चारों तरफ रोड होने के बावजूद भी जकेड़ गांव तक जो सड़क की सुविधा नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए मैंने वहां पर 1 किलोमीटर की, वो लगभग 800 मीटर से 1 किलोमीटर की जो अल्टीमेटम दिया था, उस लगभग मेरे अल्टीमेटम देने, जिस दिन मैंने अल्टीमेटम दिया था कि मैं उस दिन से भूख हड़ताल शुरू करूंगा, उसी दिन से काम शुरू हुआ, और 15 दिन के अंदर वो 1 किलोमीटर की सड़क बनकर तैयार है। आज वहां पर गाड़ी चल रही है, मैं भी 2 बार वहां चले गया हूं, तो उसी सड़क से जाता हूँ। तो इसकी मुझे खुशी रहती है। नहीं, बिल्कुल, जो आपका कदम था वो
कहीं से गलत नहीं ठहराया जा सकता, वो अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक सीख जी के रूप में काम करता है कि भाई जनप्रतिनिधियों को इस तरीके से जो है स्टेप उठाने पड़ेंगे जी यदि अपने क्षेत्रों में काम करवाने हैं। अब एक सवाल, चूंकि आप घनसाली विधानसभा से हैं, और हालांकि मैं इसको ब्रॉड उसमें भी जिले स्तर में भी लूँगा, एक चीज़ कही जाती है कि आपकी जो पार्टी है बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, अलग अलग धड़े बने हुए हैं। हालांकि जितना हमने अनिल चौहान जी के बारे में सुना, तो अनिल चौहान जी अपने आप को किसी धड़े में, किसी गुट में एडजस्ट नहीं कर पाए, और जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर मुखर होकर बोलते हैं, और कभी कभी जो है पार्टी लाइन से हटकर भी बात कर लेते हैं आप। तो देखो, इसका कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। अब उसके नुकसान की परिणति मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यदि प्रमुख चुनाव में दावेदारी के समय आप यदि किसी व्यक्ति विशेष, किसी गुट से जुड़े होते तो शायद आपकी पैर भी मजबूती से होती। दूसरा एक सटीक आप पर बैठता है कि आप लगातार युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष रहे, और सीनियर मोस्ट जिला उपाध्यक्ष रहे आप, और आप अध्यक्ष पद तक नहीं पहुंच पाए। तो ये मानते हैं आप इस चीज़ को कि आप किसी एक गुट में शामिल न होने का, या बेबाक बोलना, ये आपके लिए घातक हुआ? देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि पार्टी संगठन हमारे लिए सबसे बढ़कर है। अगर हम गुटबाजी में फंसते हैं तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सदैव किसी एक व्यक्ति की चलेगी, लेकिन संगठन की हमेशा चलेगी। और जहां तक बात रही गुटबाजी में न फंसने की, तो देखो, हमारा एक मकसद होता है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने जो है 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहती है। एक जो स्पष्ट सोच वाला कार्यकर्ता होगा उसको पता है कि अंत में मुझे उस व्यक्ति के लिए काम करना जिसे संगठन चुनेगा, संगठन जिसको अपना टिकट देगा या अधिकृत करेगा। तो फिर गुटबाजी में फंस के फायदा क्या है? वहां तो फिर हम खुद ही फंस जाएंगे। मान लो हम किसी के साथ हैं, किसी के व्यक्ति का टैग लगा के चल रहे हैं, और अगर उससे पार्टी संगठन अगर अपना प्रतिनिधि, अपना अधिकृत नहीं करती है, टिकट नहीं देती है, तो फिर हम वहां पर भी तो पार्टी के अगेंस्ट हो जाएंगे, वो भी तो हमारे लिए और घातक हो जाएगा। तो इसलिए हमें, मेरा ये मानना है, मेरा खुद के लिए भी और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध है कि पार्टी लाइन के साथ जुड़े रहिए, सम्मान सबका करिए। मेरी एक खासियत है, मेरे लिए, आपने सही कहा कि ये चीज़ें हो सकता है कभी मेरे लिए नुकसानदायक हो जाती, मेरे पास, मेरे मन में सबके लिए सम्मान है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है घनसाली विधानसभा के टॉप मोस्ट लीडरशिप से हमारी, या जिला लेवल से या राज्य स्तर तक, जिनका मैंने सम्मान न किया हो, या जिनको अनिल चौहान, मतलब या अनिल चौहान को ना जानते हो। तो मेरा सबके लिए सम्मान है। जो भी आएगा, जिसका भी पार्टी लाइन में रहते हुए जिसका भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए अनिल चौहान सदैव खड़ा है। नहीं, उसमें वही चीज़ है ना, सारी चीज़ें वही आ जाती है फिर कि यदि शायद आप किसी के साथ रहते, किसी के वो रहते, तो आज शायद आगे बढ़ते किसी संगठन में। संगठन की बात करूं मैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता होता है, पद को महत्व नहीं देता है। पद तो सीमित समय के लिए रहता है। पार्टी की ज़रूरत, पार्टी को कहाँ पर मेरी ज़रूरत है, मुझे वहाँ पर खड़ा करना, ये बड़ी बात है। मैं युवा मोर्चा में टिहरी गढ़वाल में सबसे लंबे समय तक काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं चाहता तो मुख्य धारा, मुख्य मेन बॉडी में भी आने का प्रयास करता, कहीं मंडल देश की दावेदारी करता या कहीं कुछ और करता, लेकिन मेरा मानना था कि मैं अभी युवा मोर्चा को अपना अच्छा समय दे सकता हूँ। युवा मोर्चा को जो ज़रूरत है वो उस समय मेरे अंदर है। हुई अलग बात है कि पार्टी ने मेरे नाम पर विचार नहीं किया। इस समय मैं भी दावेदारी में था, पिछली बार भी दावेदारी में थे, कोई बात नहीं। कभी कभी ईश्वर ने और बड़ा सोच कर रखा हुआ रहता है कि आपके लिए ये नहीं, ये बना हुआ है। तो मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ, ईश्वर पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, जो होगा आगे बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे, और तब से लगातार जुड़े हुए। 2017 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होता है घनसाली विधानसभा में, उसमें अनिल चौहान पार्टी से इतर निर्दलीय प्रत्याशी के साथ चलते हैं। तो उस समय क्या परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि अनिल चौहान को अपनी जो पार्टी, अपना जो संगठन था, वो छोड़ना पड़ा और एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए जो है काम करना पड़ा? ये सवाल थोड़ा सा मेरे को अंदर से हिलाने वाला है, और जब भी ये सवाल कभी मेरे साथ कोई खड़ा करता तो मैं थोड़ा असहज भी हो जाता हूँ। लेकिन
मैंने कहा कि मेरे साथ जो भी घटनाएं आज तक हुई उसमें ईश्वर का बड़ा हाथ है, और वो जो घटना हुई उस चीज़ का मुझे बड़ा अत्यंत मन में, मतलब बाद में बड़ा वो गिल्ट फील हुआ कि ये मेरे से कुछ गलत हो गया है। तो मैंने उसको सुधारने की कोशिश करी, उसका मुझे कई जगह खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो गलती मैंने करी, लेकिन सही समय पर करी। सही समय का मतलब कि अगर मैं ये गलती कहीं और बड़े स्तर पे करता तो फिर वहाँ से संभलने का मौका नहीं मिलता है। तो देखो, अपनी गलती को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित उसका होता है। उसका मुझे हमेशा गिल्ट रहता है, उसको सुधारने की भी मैंने कोशिश करी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। वो भाववेश में आकर या थोड़ा सा, क्योंकि हम पॉलिटिकली परिवार से आने वाले व्यक्ति नहीं हैं, कोई हमारा कोई पॉलिटिकल गाइडेंस तो है नहीं, हमें जो निर्णय जहाँ तक हम पहुँचे वो खुद अपने निर्णय से वहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमारे साथ वही दिक्कत हुई, वहाँ पर हमारा कोई ऐसे कोई पॉलिटिकल गाइडेंस नहीं थी कि हमें क्या करना चाहिए। वो हो गया, भाववेश में हो गया, लेकिन उसका हमें खेद है। और मैंने कहा ना कि जो गलती सही समय पर होती है उसको सुधारने का मौका मिल जाता है। तो इसके लिए बस इतना ही कहना है, इसमें ज़्यादा कुछ कह के है नहीं, क्योंकि अब मतलब वो आगे तो मन में संगठन है, और मैं तो मूल संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। प्रथम वर्ष जो संघ का प्रशिक्षण होता है उससे प्रथम वर्ष मैंने किया है, और विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब मुझे लगता नहीं कि अब किसी के मन में ये बात रह गई होगी कि मैंने 2017 में क्या किया। तो ये यहीं तक। चौहान जी, बस एक सवाल इस पे पार्टी पे और लूँगा, उसके बाद कुछ और विषयों पे बात करेंगे जी। कभी कभी अनिल चौहान जी जब बैठते हैं, और ये काफ़ी आपके जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता लोग हैं वो भी इस चीज़ को सुनेंगे, और उनके मन में भी ये सवाल होगा कि कभी एज ए कार्यकर्ता, पार्टी का एज ए कार्यकर्ता, जब ये गुटबाजी का ऊपरी स्तर पर चलता है पार्टी में कि ये इसका धड़ा है उसका धड़ा है, तो कार्यकर्ता को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल असहजता का, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो बिल्कुल हर समय पार्टी के लिए समर्पित रहता है, झंडा उठाने के लिए, डंडा उठाने के लिए, तो उसके अंदर ये असहजता की स्थिति होती है, उसको दुख होता है इन चीज़ों से। बिल्कुल असहजता की स्थिति होती है, और जब ऐसी गुटबाजियां होती हैं तो उससे संगठन कमजोर भी होता है। कमजोर होने से अंततः क्या होता है कि निर्णय कभी कभी जो है खराब भी आ जाते हैं। तो कार्यकर्ता ऐसे भी असहज हो जाता है, और जब निर्णय खराब आते हैं फिर कार्यकर्ता वैसे भी असहज हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि गुटबाजी से हमेशा बचना चाहिए। चौहान जी, अब कुछ घनसाली के विषय पर जो यहाँ इस क्षेत्र में जो करंट सिनेरियो है उन पे बात करेंगे थोड़ा सा। एक प्रकरण अभी जस्ट कुछ दिन पहले हुआ, एक नाबालिग लड़की के साथ, और उस मुहिम में आप जैसे लोग, आपके साथी लोग, काफ़ी लोग थे, और आप मुखर होकर पहले से भी इन विषयों पर बोलते रहे हैं, हमने पहले भी देखे जो पहले प्रकरण हुए। तो वो प्रकरण, ये प्रकरण है क्या, इनके कारण ऐसे क्या, क्यों ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है? देखिए, ये एक बहुत भयंकर बीमारी लग गई है, इसका मुखर होकर विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि इससे, इसका अगर हम आज विरोध नहीं करते हैं तो समाज उस चीज को स्वीकार कर लेता है। मान लो कोई कहीं पर गलती हो गई और उस गलती पे कोई प्रतिक्रिया नहीं ली गई, और उस चीज को समाज ने देख लिया और वो गलती दोबारा होती, तो समाज स्वीकार कर लेता है कि ये तो होता रहता है। तो इसलिए हमारी पीड़ा है कि जो इस प्रकार से लव जिहाद के लिए लैंड जिहाद होने, ये है, निश्चित है, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पॉलिटिकल बात होगी, ये फैक्ट है। और इसके माध्यम से हिंदू समाज को तोड़ने का, हिंदू समाज को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। तो इसका मुखर होकर विरोध होना ही चाहिए, वो मेरे द्वारा हो या किसी और के द्वारा हो, क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा सोच नहीं सकता, एक जैसे कर नहीं सकता। इसके लिए किसी न किसी को आगे आना चाहिए। हमारे देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, उनका कोई ना कोई नेता रहा है, कोई ना कोई उसको जो है आगे लेकर बढ़ने वाला रहा है। तो हमने भी संकल्प लिया है कि इस प्रकार की घटना, लव जिहाद, लैंड जिहाद का जो मामला है, ऐसे मामला 2018 में भी एक आया था। बिल्कुल।
उसमें भी आप मुखर रहे थे? उसमें मुखर भी रहे, हमने 4 साल तक केस भी झेला। और अंततः उस विषय में लेकिन थोड़ा सा मेरे मन में एक पीड़ा रही। उस समय जब वो घटनाक्रम हुआ तो पूरे बाजार में जो दूसरे समाज के लोग हैं उनकी दुकानों के साथ तोड़ फोड़ हुई। मेरे हिसाब से वैसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अपने काम करने के लिए, अपने रोजगार करने के लिए लोग कहीं भी रह सकते हैं। हमारे भी लोग बहुत सी ऐसी कंट्रियों में है जो पूरी इस्लामिक कंट्रियां उनमें काम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके होने के बाद जब लगभग लगभग 40 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ, तो वहां पर थोड़ा पीड़ा हुई कि वहां पर अधिकतम लोगों ने अपनी राजनीतिक पावर को लगाकर, अपनी व्यक्तिगत पावर को लगाकर अपना नाम उस केस से हटवा दिया। ये घटना, ये बात मैं आज इतने समय बाद पहली बार किसी चैनल से बोल रहा हूँ। जी जी। वो एक पीड़ादायक था। हमने कहा यार ठीक है, हमने किया है ना, हमने उस चीज का विरोध किया है, तो विरोध केवल कैमरे के सामने नहीं होना चाहिए। केस अगर उसके खिलाफ, उसके उस अगेंस्ट में हमारे पे केस हुआ है, उसको झेलेंगे ना, उसको कोर्ट में बताएंगे ना कि इन्होंने क्या किया। तो वहां पर वो बड़ा दुख का विषय था कि 40 लोगों में से 35 से 34 लोगों ने जो है अपने नाम कटवा दिए थे कैसे अपने आप अपने किसी न किसी पावर लगा के। या मान लो मेरी भी व्यक्तिगत मतलब पुलिस का जो वहां पर उच्च अधिकारी थे, मेरी भी उनसे अच्छी व्यक्तिगत पहचान थी। मैं भी चाहता तो अपना नाम हटा देता, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने कहा अगर मैंने विरोध किया है तो जहां तक झेलना पड़ेगा वहां तक झेलेंगे। और हम, मेरे साथ 5 और साथी थे। अंबिका कंसवाल जी थे, पंकज लिंगवाल जी थे, और गणेश रमोला जी थे, और भीम सिंह कुमाई जी थे। वो साथी थे। मुझे उनकी चिंता हुई। मैंने कहा हम तो पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बिल्कुल। हमने कई बार ऐसे आंदोलन देखे हैं, कई बार पुलिस से सामना हुआ, कोर्ट का सामना हुआ। लेकिन जो इन 5 लोगों के जिनकी कोई पहचान नहीं है पुलिस के पास, पुलिस के साथ, वो अपना नाम नहीं कटवा पाएंगे। ये कोर्ट जाएंगे तो ये तो इनका तो हमसे बिल्कुल विश्वास ही उठ जाएगा कि यार ये लोग फंसा देते हैं और उसके बाद जो है अपने आप अपना हाथ पीछे खींच देते हैं। तो उसके लिए भी और मुखर होकर हमने कहा कि अगर हमने इस आवाज को उठाया तो हम कोर्ट तक भी इसको झेलेंगे। तो हम लगातार इस चीज का विरोध करते रहेंगे। और मुझे खुशी है, हमारी एक अच्छी टीम है। मतलब आपको मैं विश्वास नहीं होगा, तो ऐसे मामले उजागर करना पुलिस के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ऐसे मामले, अगर पुलिस के मामले होते, पुलिस को पहले पहुंचना चाहिए था। लेकिन मैं उस टीम का, जिस टीम ने इस पे पूरा फोकस बना के रखा, और पिछले 6 महीने में, मजे की बात बताता हूँ आपको कि पिछले 6 महीने से हमारी इस पर नजर थी। अच्छा, ये जो मामला उजागर हुआ ये 6 महीने से? ये 6 महीने से पहले हमारे ट्रैक में था। एक बार पहले भी ऐसा मौका आया कि जब हम उस चीज को वहां पकड़ना चाहते थे, वो जो वहां पर दूसरे धर्म का व्यक्ति जो वहां पकड़ा गया पहले ही, लेकिन वो उस दिन थोड़ा सा मिस हो गया, और वो हमारा उस दिन मिशन थोड़ा सा आगे के लिए स्थगित हो गया। तो आपको मैं बताऊं, जब ये घटना परसों हुई, मैं अपने परिवार के साथ देहरादून में था। मेरी धर्मपत्नी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, और वो 10-15 दिन से लगभग घर में ही बेड में पड़े पड़े, मतलब थोड़ा सा पड़े होते। अब आदमी अस्वस्थ रहता है तो पड़ता है। तो फिर मैंने कहा, उस दिन मेरा ये प्लान बना कि यार, मैंने कहा बहुत दिनों से बोर हो गए, बच्चे भी बोर हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा घुमाने के लिए। तो मैं हकीकत में बताऊँ, उस दिन मैं मॉल ऑफ देहरादून में बच्चों को थोड़ा एंजॉय करने के लिए ले गया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी। जैसे मैं मॉल में पहुंचा, मुश्किल से मुझे 1 घंटा वहां पर हुआ था, मुझे फोन आया यहाँ से। उस समय हो रहा था लगभग 4, 4:15 बज रही थी। मैंने वाइफ को कहा, मैंने धर्मपत्नी जी को कहा कि भाई मुझे कुछ काम आ गया। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे क्या काम आ गया कि अभी तुम हमको यहाँ लाए और अभी जो है घर ले जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो नहीं लाते। मैंने कहा भाई कुछ अर्जेंट काम आ गया। तो थोड़ा सा धर्मपत्नी के साथ में तीखी बहस हो गई। वो कह रहे भाई ऐसा क्या काम है जो मेरे से नहीं बताया जा सकता। मैंने कहा जब हो जाएगा तब बताऊंगा। मैं वहां से 5, 5:15 बजे देहरादून से निकला, यहाँ 8 बजे यहाँ पहुंचा। फिर उस जगह की रेकी करी, हमने कहा कि वाकई में है या नहीं है उसको, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत ये हो जाती है कि हम जिसके घर में जा रहे हैं और वो बात नहीं निकलेगी, तो वो उल्टी बात हम पे भी तो उसका गलत असर पड़ता है ना। बिल्कुल। तो जब हमने उसको पूरा पुख्ता कर लिया कि भाई ये है और दूसरे समुदाय का व्यक्ति है, उसका जिला तो छोड़ो, प्रदेश भी इस प्रदेश का नहीं है,
वो यहाँ पर रह रहा है तो इसका कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज पे गलत जाएगा। उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ी गहमा गहमी हुई, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी होगी, कई चीज़ें हुई। लेकिन अंततः जब पता लगा तो वो एक मुस्लिम धर्म का लड़का था, और जो यहाँ पर थे वो हिंदू धर्म के हमारे पहाड़ी मूल के लोग हैं। तो इस चीज़ को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आगे भी ऐसी कोई घटना होगी तो निश्चित तौर पर जो है उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल। लगातार आप ऐसे मामलों को उजागर करते हैं। जी। एक इसी से रिलेट दूसरा सवाल है सर मेरा। एक व्यापक पैमाने पर ये घनसाली क्षेत्र नहीं, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का इशू है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये। और कब सोशल मीडिया पे लगातार देखने को मिलता है। अभी कुछ समय पहले जाखनीधार की तरफ वहाँ पर भी देखने को मिला। अभी सर घनसाली में भी इस चीज़ के लिए, और आप जैसे लोग, आप काफ़ी लोगों की टीम है जो लोग लगातार इस विषय पर भी जो है सवाल उठाते हैं और लगातार वो करते हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है और क्यों ये प्रभाव बढ़ रहे हैं और इसके क्या समाधान है? देखिए, मैंने तो मुखर होकर ईसाई मिशनरियों पर भी काम किया है। कई बार हमारे जब हम एबीवीपी के टाइम पे अपने जब एबीवीपी में थे, कई बार हमारा उन लोगों से आमना सामना भी हुआ। इसके लिए उनसे ज़्यादा जिम्मेदार जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी है, क्योंकि किसी के बहकावे में आना ये भी तो गलत बात है ना। बिल्कुल भाई, ऐसा वो क्या तुम्हें दे देंगे जो तुम्हें अपने धर्म में नहीं मिल रहा। तो हम इस पे मुखर हैं। अगर इस प्रकार की कोई सूचना हम तक पहुंचती है, देखो सबसे पहले तो किसी चीज की सूचना हम तक पहुंचनी जरूरी है। भाई, किसी को आपत्ति होती है और वो हमको बोलता है, उसके बाद अगर हम मुखर होकर नहीं आगे आते तो हमारी कमी है। लेकिन अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। लेकिन आपत्ति ना होने के बाद भी हमारा भाव ये है कि अगर ये कहीं पर हो रहा है तो गलत हो रहा है और हमारे संज्ञान में आएगा तो उसका वहां पर सख्त विरोध किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने जी। अब चौहान जी, चूंकि आप वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आगामी अब 4 वर्ष बचे हैं, 1 वर्ष का कार्यकाल तो लगभग होने वाला है आपका, इन 4 वर्षों की क्या योजनाएं हैं आपकी? अपने क्षेत्र के प्रति कोई विजन रखा होगा आपने, वो क्या है? देखो, सबसे पहले तो मेरा विजन अपने क्षेत्र के प्रति यह है कि सबसे पहले तो कनेक्टिंग होना बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास सड़क मार्ग होना बहुत जरूरी है। जिन क्षेत्रों तक सड़क मार्ग नहीं पहुंच पाया है, भले मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूं, मेरे स्तर का वो कार्य नहीं है किसी सड़क को स्वीकृत करना, लेकिन मैं संघर्ष करूंगा, अपने संपर्कों का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले तो उन स्थानों को सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा जो जहां तक सड़क नहीं पहुंची। उसके बाद मेरा ये मानना है कि हम लोगों का प्लान किस लिए हो रहा है? रोजगार के लिए हो रहा है। मुख्यतः तो रोजगार के लिए ही हो रहा है। और रोजगार हमारे पास यहीं रहेंगे तो हमें लगता है कि हमें बाहर जाने कुछ ना कुछ उसमें कमी आएगी जरूर। हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो उसके लिए मैंने एक अपना प्रपोजल विकास खंड के माध्यम से भी भेजा है उद्यान विभाग को। अच्छा। मेरे यहाँ पर मेरे गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊपर अटकल चक नाम से एक बहुत बड़ा लैंड है। वहां पर पहले के टाइम पे लगभग हमारी 50 से 60 छानियां या उससे भी ज्यादा हो सकते थे। सिविल लैंड है मतलब? सिविल लैंड नहीं, वो नामजद भूमि है। अच्छा। लोगों की नामजद भूमि है। अच्छा। तो मेरा ये वहां पर मकसद है, मेरी वहां के 2-4 काश्तकार हैं उनसे वार्ता हुई है। मैं चाह रहा हूं कि उनके साथ लीज की जाए, क्योंकि अगर मैं लैंड को सेल करने के तौर पे जाऊंगा तो कहीं ना कहीं उसका एक गलत मैसेज जाएगा जनता में कि अनिल चौहान, अब लोग तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं कि अनिल चौहान जो है वहाँ लैंड को कब्जाने के लिए जा रहा है या अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर। तो मेरा सीधा आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, मैंने कुछ काश्तकारों के साथ लीज एग्रीमेंट किया है 10 साल का या 15 साल का। बिल्कुल। मेरा मकसद है मैं उसको डेवलप करके छोड़ दूं कम से कम।
उसके बाद अगर उनको मेरे नाम लीज करनी भी होगी तो ठीक है, नहीं भी करनी होगी तो मेरा ये मकसद रहेगा कि वो चलाएं उसको। तो पहले शुरुआती दौर में किसी न किसी को इनिशिएट लेना पड़ेगा और उसको डेवलप करके दिखाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर मैं शुरुआती दौर में किसी उस क्षेत्र में 5 से 10 लाख रुपए का सेब भी अगर बेच पाऊं तो मुझे 100% यकीन है कि अधिकतम लोग जिनको बाहर नौकरी करने से जो ऊब गए हैं, जो मजबूरी में बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो वापस आएंगे। तो उस पर इन 4 सालों में मेरा ये है कि मैं उसको डेवलप करूं। अब जो है बढ़िया वैरायटी का, प्रत्येक चीज में बढ़िया अच्छी वैरायटी आ रही है, हाइब्रिड आ गई है सारी, हाइब्रिड हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि इतना लंबा समय भी नहीं लगेगा डेवलप करने में, क्योंकि पहले पेड़ लगाओ तो उसके बाद 10 साल बाद फल देता था। एक बहुत ही मतलब इरिटेटिंग वो होता था, वो पीरियड होता था कि भाई मैंने आज पेड़ लगाया, 10 साल बाद पता नहीं क्या होता। तो अब जो हाइब्रिड जो पौध आ रही है उसमें 1.5 से 2 साल में ही हमको शुरुआती फल मिलना शुरू हो जाता है। तो वो मेरा मेन मकसद है। बाकी जो ग्राम पंचायतों में जो रास्तों के निर्माण होते हैं, ये होते हैं, ये सदैव होते ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, उस पर भी मेरा फोकस है। मैंने अपने एक बात मेरी और ध्यान आया अभी कि मैंने चुनाव के दौरान कोई ज़्यादा वादा नहीं किए थे। एक वादा किया था मैंने कि मैं जगेड़ गांव तक रोड पहुंचाऊंगा, वो मैंने पहुंचा दी है। दूसरा वादा मैंने किया था कि एक हमारे गांव के बीचों बीच एक रास्ता जाता है, पुराना रास्ता, वो पहले मुख्य मार्ग होता था हमारे क्षेत्र का, उसको 2 व्हीलर से जोड़ना। तो उस रास्ते को 2 व्हीलर के बनाने से वो 3 गांव को जोड़ रहा है, मेरे कंडार सिंह को, खिरवेल को और सेमा को। तो उसके जो कंडार सिंह पॉइंट है, जो महादेव मंदिर तक जो पॉइंट है, वहां तक बाइक पहुंच चुकी है। अच्छा, अगर आप भी अपने कैमरे की दृष्टि वहां पर डालना चाहोगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा। और अब उसको मैं दूसरे स्टेप के लिए खिरवेल गांव तक जोड़ने की प्रयास कर रहा हूं। और इस 5 से 6 या 7 महीने के अंदर अंदर वो हम जोड़ देंगे, क्योंकि 2-3 महीने का ये अगर बरसात का पीरियड नहीं होता तो इसको हम 2-3 महीने में जोड़ देते, लेकिन अभी बरसात में सीमेंटेड काम करना ठीक नहीं होता। तो इसको हम 5 से 7 महीने के अंदर वहां पर जो इसको जोड़ देंगे। और नेक्स्ट स्टेप जो है हम उसको सेमा गांव तक जोड़ेंगे। और ये मजे की बात क्या है कि ये जो कंडार सिंह गांव है, मेरा खुद का गांव है, उस सड़क से शुरू होगा और सेमा गांव की जो सड़क है, एक ही सड़क है, दोनों को कनेक्ट करेगा। तो 2 रोडों को कनेक्ट कर देगा। ये रोड एक ही है, लेकिन वो रिंग रोड बन जाएगा, मतलब एक हिसाब से रिंग बन जाएगा। जो लोगों को ऊपर से 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, वो 800 मीटर में काम हो जाएगा। और छोटी मोटी सुविधाएं तो मिलती है फिर, अगर कोई भी वाहन अगर गांव के अंदर चले जाए। तो ये मेरा इस समय प्रयास है। उसका पहला स्टेज हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद मैंने एक वादा किया था कि हमारे एक श्योरापोनी मोटर मार्ग है, उसका डामरीकरण कराना। उसका अभी मैंने जैसे इस समय मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बना, उसके तुरंत बाद मैंने PWD जाकर उसका DPR शासन को भिजवा दिया है। वो भी बरसात के कारण अभी जो है उसका टेंडर नहीं हो पाएगा, बरसात के बाद वो भी काम हो जाएगा। तो मेरा मकसद है कि जो मैंने वादे किए पहले चुनाव में वो पूरे करूं, उसके बाद जो अन्यत्र काम होंगे उनको करने का मैं सोचूंगा। तो इस पर मेरा पूरा फोकस है। और मैं आज पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितनी सामर्थ्य मेरे शरीर के अंदर होगी, अपना स्वार्थ देखे बिना मैं जनता की सेवा करूंगा। शायद हमारे दर्शकों ने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, और व्यक्तिगत मैंने तो की है कि जो जो चीज़ें आपने रखी, विशेषकर जो आपने बागवानी का बोला, ये, और जिस पद पर आप हैं, कोई ज़्यादा संसाधन नहीं होते क्षेत्र पंचायत सदस्य के पास, तो ये सोच कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगी कि जनप्रतिनिधियों के अंदर यदि ये सोच हो तो वास्तविक रूप से जो पहाड़ जो पलायन का है उसका कुछ प्रतिशत भी हम कम करने की स्थिति में है, तो आपका जो प्रतिनिधि बनना है वो सफल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सोच लगी, और इसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी है, बहुत बहुत और धन्यवाद। हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप चौहान जी बाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं। मेरा एक सवाल है अब कि अनिल चौहान जी की भविष्य की क्या योजनाएं हैं, उसमें क्या अनिल चौहान जी केवल इस भरोसे हैं कि जो संगठन तय करेगा, या व्यक्तिगत अब उनको महत्वाकांक्षाएं कह लीजिए आप राजनीतिक रूप से, तो क्या है भविष्य का? राजनीतिक भविष्य से मतलब आपका क्या मतलब कहाँ तक जाना है? संगठन में रह के करना है या चुनावी राजनीति को आगे कंटिन्यू करना है? देखिए भट्ट जी, संगठन का तो ध्यान में आकर्षित करने का कोशिश करूंगा ही, और मेहनत करेंगे। अगर अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर संगठन का ध्यान मेरे तक नहीं जा पा रहा है तो मैं उसकी कमी अपने अंदर ढूंढता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी होगी।
मैं संगठन का ध्यान पूरा खींचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि संगठन में मुझे आगे बढ़ने का तो एक लालसा होनी ही चाहिए प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता के अंदर। बाकी अगर कोई इलेक्टेड पदों की भी बात है तो मैं बहुत ज्यादा गलतफहमी अपने अंदर नहीं पालता हूं। मुझे विश्वास है कि अगर किसी क्षेत्र से लगातार आप जुड़े रहोगे तो अगर आपकी लालसा है मन में तो एक दिन वो आपको जरूर मिलेगी। भाई मैं अगर मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हूं, मैं डॉक्टर तभी बनूंगा। मैं इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ा हूं तो मैं जो भी प्रमुख उसके पद होते हैं वहां तक तभी पहुंचूंगा। वैसे राजनीति भी है। आज मैं क्षेत्र पंचायत का सदस्य हूं, मैं इससे जुड़ा रहूंगा तो अनेक जो भी पद होंगे उन तक तभी पहुंचूंगा जब मैं इसमें जुड़ा रहूंगा। और एक समय होता है, देखो ईश्वर को हमेशा मानना चाहिए। कल किसी और का था, आज किसी और का है और कल किसी और का रहना है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक सब्र होना चाहिए। सब्र रखेगा तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं कोई गलत फहमी नहीं पालता हूं। और मैं ये मानता हूं कि जब तक कोई व्यक्ति किसी पद के लिए काबिल ना हो और उसे मिल भी जाए, हमारे पास अनेकों उदाहरण है क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से लेकर बड़े बड़े प्रतिनिधियों तक, अगर वो तब तक कैपेबल, अगर जब तक वो उसके लिए बना नहीं है और उसको पद मिल जाए तो वो फ्लॉप होना निश्चित, उस कहानी का फ्लॉप होना तय है। तो वैसा करके कोई फायदा नहीं है। जब आप सीख जाओ, किसी भी चीज की बारीकियां आप सीख जाओ, तब आपको वो पद मिले तो उसको संभालने में भी अच्छा लगता है और पाने में भी अच्छा लगता है। चलिए चौहान जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी हमारी टीम की तरफ से आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट के सामने अपनी बात रख सकूं। और मैं आज इस समय पुनः कह रहा हूं कि जैसे मैंने ये 12 मास का पॉडकास्ट सिस्टम अपने मोबाइल पर देखा, मुझे उस समय ऐसा एहसास हुआ कि मेरा शहर भी अब थोड़ा सा हाईटेक हो रहा है। एक एहसास होता है ना अंदर से बिल्कुल। कि मुझे भी लगता है कि मुझे अगर मेरे शहर में ये पॉडकास्ट का सिस्टम अगर भटजी ने चालू किया तो एक दिन मुझे भी जाने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी जाने का मौका मिलेगा। तो ये हाईटेक हुआ है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। और मैं चाहता हूँ कि आपका स्टूडियो बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही हाईटेक बने। और मैं भी व्यक्तिगत तौर से कह रहा हूँ आपको आज कैमरे के सामने, अगर मेरे से भी अगर कुछ बन पड़ेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे शहर में होनी चाहिए। इससे मेरा शहर आगे बढ़ता है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।